नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का हमारा 19वां अध्याय आज स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का दोस्तों। और यूपीएससी आईएएस प्री को दृष्टिगत रखते हुए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो इसके सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से अध्ययन कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आता है वो और देख लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, उसकी पदावधि कितनी होती है, वेतन क्या होता है, कार्य क्या करता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, और राष्ट्रपति के साथ संबंध किस प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के माध्यम से अपनी वीडियो में अवेलेबल करवाएंगे। और उससे पहले एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, ये जो हमारा चैनल है यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी माध्यम से आप लोगों को करवाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़िए, अपने फ्रेंड को चैनल का लिंक भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें दोस्तों। ओके दोस्तों, आप लोगों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, हमारे आज के प्रश्नों को देखिए दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित रहती हैं। यानी वास्तविक कार्य करने की जो शक्तियां वो किसमें निहित रहती हैं, प्रधानमंत्री में निहित रहती हैं, राष्ट्रपति जी में निहित रहती हैं, उपराष्ट्रपति जी में निहित रहती हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित रहती हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अपने आप में। तो देखिए, इस प्रश्न का पहले आप लोगों को उत्तर देता हूं। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री जी में निहित रहती हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, एक बात और बता देता हूं, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, आप लोग चाहे तो लिख लेना, डी ज्यूरी। नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, लिख लेना आप लोग। फिर दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है, जिसके बाद वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते होंगे। तो दोस्तों उसे भी जान लीजिए आप। ये आपका कहलाता है डी फैक्टो। क्या कहलाता है, डी फैक्टो, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्या कहलाता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ओके दोस्तों, दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न ये रहा। देखिए, राज्य का प्रमुख कौन होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्य का प्रमुख कौन होता है, आपका राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, या राज्यपाल होता है। देखिए, राज्य शब्द से ऐसा प्रतीत होगा कि राज्यपाल होता है, जबकि दोस्तों राज्य का प्रमुख जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। मैं आप लोगों को बता ही चुका, जो राष्ट्रपति हमारा होता है वो डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है, केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। देखिए, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, और जबकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री जी किसके प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं। अब देखते हैं अपना आज का तीसरा प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 63, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। अब देखिए, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, केवल इसमें इतना ही कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, कैसे करेंगे वो प्रोसीजर इसमें नहीं दिया गया, परंतु उसके लिए कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 74 दे रखा है, तो इसके विषय में भी आपको यहीं पर जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देना शामिल है। और फिर देखिए अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उपबंध करता है। ओके दोस्तों, ये मैं आप लोगों को कल की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है कौन सा कथन, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए,
सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी कि आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है, देखिए जैसे कि भारत में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हुई, तृणमूल कांग्रेस हुई, अगर ये सबके सब चुनाव लड़े और इनमें से कोई भी स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि दोस्तों खाली अनुच्छेद 75 के अंतर्गत तो इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु अगर सारी पार्टी बहुमत में नहीं होंगी तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। ओके दोस्तों, अब देखिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल, यानी कि सबसे बड़ा दल होगा, जैसे कि एट ए टाइम पर बीजेपी है या फिर पहले कांग्रेस थी, तो सबसे बड़ा दल होगा या फिर गठबंधन नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गठबंधन नेताओं को यानी कि विभिन्न पार्टियों ने मिलकर के जो सबसे बड़ा दल स्थापित कर लेते हैं वो गठबंधन कहलाता है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस मिल गई और देखिए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर कांग्रेस से मिल जाएं तो काफी बड़ा दल स्थापित कर ले तो गठबंधन कहलाएगा। तो गठबंधन के नेता को भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ओके दोस्तों, और देखिए चौथा पॉइंट, और ऐसा प्रधानमंत्री पर सदन में विश्वास मत हासिल करने का दबाव भी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत दी गई है और गलत ही आपका प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए गलत क्यों है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे राष्ट्रपति अपने विवेक से, तो दोस्तों राष्ट्रपति 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। किससे कहता है? प्रधानमंत्री से, कि आपको 1 माह का समय दिया जाता है कि आप सदन में विश्वास मत हासिल करिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, 1979 में, देखिए 1979 में जब लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था। देखिए दोस्तों पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि अगर स्पष्ट बहुमत ना हो तो क्या होता है। देखिए ऐसा एग्जाम्पल हमारे देश में एक बार हो चुका है। 1979 समय था 1979 में लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था। अब जब देखिए किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था तो क्या हुआ होगा, तो राष्ट्रपति जी ने अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मैंने कहा था ना कि अगर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करके किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो देखिए ऐसा हुआ 1979 में। तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? देखिए मोरारजी देसाई जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या इंदिरा गांधी जी को। तो देखिए 5वें प्रश्न का आपका आंसर है सेकंड, चौधरी चरण जी को ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और देखिए क्या कंडीशंस बनी थी 1979 के समय पर, वो और मैं आप लोगों को डीपली बताता हूं। देखिए तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय पर नीलम संजीव रेड्डी जी थे। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था नीलम संजीव जी रेड्डी द्वारा, क्योंकि देखिए 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके दोस्तों, एवं राष्ट्रपति जो थे हमारे, उन्होंने निर्देश दिया था कि चरण सिंह जी 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कब कर दिया गया ना, 28 जुलाई को। समय कितना दिया गया? 20 अगस्त तक का समय दिया गया कि आप अगर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो आप 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। तो देखिए दोस्तों, उन्हें कांग्रेस पर विश्वास था चौधरी चरण सिंह जी को, पर देखिए कांग्रेस ने क्या किया। इस बीच इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 19 अगस्त को ही, यानी कि 20 अगस्त को बहुमत साबित करना था लोकसभा में। उस एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी जी ने 19 अगस्त को यह घोषणा कर दी कि वे चरण सिंह सरकार को बहुमत नहीं देंगी। ओके दोस्तों, फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एवं राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे उन्होंने 22 अगस्त को 1979 को लोकसभा भंग कर दी और दोबारा चुनाव कराए गए और मध्यावधि चुनाव कराए गए दोस्तों, और उसमें दोबारा से इंदिरा गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनी। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से, इसकी बारीकी और गंभीरता समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और लास्ट में वो प्रश्न मैं रखता हूँ
जो आपके पिछले यूपीएससी आईएएस के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, यानी कि महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रश्न। वैसे तो पूरी वीडियो ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी आईएएस स्टूडेंटों के लिए, परंतु फिर भी बेहतरीन से भी बेहतरीन प्रश्नों की श्रेणी में लास्ट में रखता हूं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसी एक स्थिति हमारे देश में और बनी थी आपातकाल जैसी ही। तो उस समय राष्ट्रपति हमारे थे ज्ञानी जैल सिंह जी, तो उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो उस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए करा। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर एवं उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। ये चीज तो आप पहले भी समझ चुके हैं। अब देखिए हुआ क्या था, समय क्या था, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने पर ज्ञानी जैल सिंह जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रथा को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसके पास पावर है, वो अपने व्यक्तिगत निर्णय से किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है आवश्यकता बढ़ने पर। तो देखिए होना क्या चाहिए था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रथा को अनदेखा कर दिया, यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, परंतु ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। कौन सी सन की बात है, 1984 की, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और दोस्तों जनता भी यही देखना चाहती थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, देश में आक्रोश था, तो उन्हीं की संतान को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से देश में कुछ जो दंगे भड़क रहे थे वो कुछ अवस्था तक, कुछ हद तक शांत हो गए थे। अब देखिए प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी एक नेता चुनता है, देखिए अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और सत्ताधारी दल जो होता है वो अपना एक नेता चुनता है, तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और जो सत्ताधारी दल है वो अपना एक नेता चुन ले, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, उसी सत्ताधारी दल ने जो नेता चुना है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। ये भी है दोस्तों, ये भी प्रावधान है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं आप लोगों के लिए। देखिए 1980 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर दिल्ली उच्चतम न्यायालय, देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1980 में दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नियुक्ति को लेकर कुछ फैसला दिया था, उसे देखिए क्या दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। यानी कि उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि अगर आवश्यकता पड़ रही है देश को तो पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले उससे कहें कि आप जाकर के पहले बहुमत साबित कीजिए फिर हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर देश में प्रधानमंत्री की सीट खाली है तो दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ना कि उससे ये कहेंगे कि आप बहुमत साबित कीजिए। उस समय बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रावधान 1980 में उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करना चाहिए। ये मैंने बताया कि पहली चरण क्या है कि सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करे। प्रधानमंत्री पर लोकसभा में अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ तो गलत कही गई है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहना चाहिए, जबकि उच्च न्यायालय थी दिल्ली, उन्होंने साफ कहा था सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करें और प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद उनसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहें। देखिए दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करें, फिर एक यथोचित समय सीमा के भीतर प्रधानमंत्री से कहे कि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ये चीज कही थी उच्च न्यायालय ने। देखिए दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हमारे देश में, जैसे चौधरी चरण सिंह जी को 1979 में बनाया गया, पहले प्रधानमंत्री बना दिए गए, बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। ऐसे बीपी सिंह जी को 1989 में, और देखिए आपके चंद्रशेखर जी को 1990 में, पीवी नरसिंह राव जी को, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एचबी देवेगौड़ा जी को और आई.के. गुजराल जी को भी, और दोबारा से पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1998 में इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया और फिर उनसे बाद में कहा गया कि आप अब अपना बहुमत साबित कीजिए, ओके, या बहुमत सिद्ध कीजिए।
ये निर्णय कहाँ पर दिया गया था? दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा 1980 में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के संदर्भ में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पर हमारा जो कथन असत्य है, तीसरा कथन असत्य है, बाकी का पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर आज का 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वो जो डिसीजन दिया गया था आपका, वो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। अब देखिए एक डिसीजन प्रधानमंत्री संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिया गया। कब दिया गया? 97 में। क्या दिया गया वो देखिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण डिसीजन था। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी। देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस समय की अवधि जो होगी, समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि एट ए टाइम पर कोई कॉमन मैन जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त तो किया जा सकता है, परंतु 6 माह की समयावधि में उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना कंपलसरी है। ओके दोस्तों, अगर उसे प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहना है तो। अब देखिए अगर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। ये साफ साफ आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में दिया गया था। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। ओके, अब देखिए बता देता हूँ। संविधान के अनुसार एक इम्पोर्टेंट बात, और यहीं पर बता रहा हूँ प्रश्न 8वें में ही, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। यानी संविधान क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। जबकि जस्ट इसके उल्टा हमारे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जो निम्न सदन है वहाँ का, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए। ओके दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स को वहाँ का निम्न सदन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर मैंने आप लोगों को दे दी है। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप लोग प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के 9वें प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ हमारे राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा दिलवाई जाती है। प्रश्न नंबर 10वां, प्रधानमंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? यानी कि प्रधानमंत्री कौन सी शपथ नहीं लेता? देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये कहते हैं। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, यानी कि एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, टूटने नहीं देंगे भारत को, ये भी चीज़ कहते हैं। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, ये भी कहा जाता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। दोस्तों शपथ लेते टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री ये कथन कभी भी नहीं कहता है। बाकी के जो 4 कथन है ये शपथ लेते टाइम पर उसे कहने ही होते हैं, यानी कि इस प्रकार की शपथ उसे लेनी ही होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां, भारत के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, और आप लोग अच्छे से समझ लेना इसको। थोड़ा टाइम लग सकता है मगर समझना इसका आवश्यक है। भारत के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है? 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए, या 1,25,000 रुपए, या 1,60,000 रुपए, या 5 लाख रुपए प्रति माह? तो दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को 1,60,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। परंतु दोस्तों मिलते कैसे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कैसे मिलते हैं तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1,60,000 रुपए जो प्रति माह मिलते हैं वो मिलते हैं बेसिक सैलरी। क्या मिलती है दोस्तों? बेसिक सैलरी कहलाती है, बेसिक सैलरी। अच्छे से समझ लेना, अगर आप इस चीज को यहाँ नहीं समझेंगे तो आप हमेशा प्रश्नों को गलत ही करके आएंगे। क्या कहलाती है दोस्तों? बेसिक सैलरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसिक सैलरी। अब देखिए बेसिक सैलरी को काफी भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो बेसिक वास्तविकता में जो बेसिक सैलरी होती है, जिसे BS से दर्शा रहा हूं, तो बेसिक सैलरी जो होती है वो आपकी होती है 50,000 रुपये। कितनी होती है दोस्तों? लिख लेना, अगर आप लिखना चाहें तो या समझना चाहें तो सुन लेना। बेसिक सैलरी जो होती है 50,000 रुपये होती है। और
प्लस लगा करके मैं आगे लिख देता हूं, आप लोग काउंट करते चलना। और बाकी के व्यय भत्ता दिया जाता प्रधानमंत्री को। क्या दिया जाता? व्यय भत्ता। व्यय भत्ता यानी खर्चा पानी का जो भत्ता प्रधानमंत्री को दिया जाता, व्यय भत्ता दिया जाता। वो कितना मिलता है प्रधानमंत्री जी को? वो मिलता है आपका 3,000 रुपये। कितना मिलता है दोस्तों? 3,000 रुपये। उसके बाद देखिए संसद भत्ता दिया जाता है प्रधानमंत्री को। क्या दिया जाता है? संसद भत्ता। संसद, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग देख लेना। संसद भत्ता भी प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। संसद भत्ता, देखिए संसद भत्ता कितना दिया जाता है प्रधानमंत्री जी को? ये दिया जाता है 45,000 रुपये। कितना मिलता है संसद भत्ता? 45,000 रुपये। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा प्लस कर दीजिए एक और चीज़, उसके अलावा एक चीज़ और मिलती है 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। क्या? 2,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको भत्ता मिलता है एक और, जिसे रोजाना भत्ता के हिसाब से भी जाना जाता है। 2,000 रुपये रोज के हिसाब से मिलता है, इसे रोजाना भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजाना भत्ता। डेली के 2,000 रुपये पर मंथ इन्हें मिलते हैं। तो दोस्तों अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके हो गए 61,000 रुपये। कितने हो गए दोस्तों? 61,000 रुपये। कितने हो गए? 61,000 रुपये। पूरी कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ऐड कर लीजिए, एक 61,000 को, दूसरे आपके 45,000 रुपये को, दूसरी गणना ये है, तीसरी गणना आपके व्यय भत्ते की 3,000 रुपये को, और देखिए बेसिक सैलरी जो है आपकी 50,000 रुपये। क्या है बेसिक सैलरी? 50,000 रुपये। इन सब लोगों को आप, इन सारी चीज़ों को जब आप जोड़ देंगे तो टोटली प्रधानमंत्री जी का वेतन निकल के आता है 1,60,000 रुपये। कैसे कैसे मिलता है वो मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए भारत के प्रधानमंत्री के व्यय विषयक भत्तों को संसद द्वारा कब एवं कितना किया गया था? 2001 में 2,500 रुपये कर दिए। व्यय विषयक भत्तों की बात कर रहा था कि व्यय विषयक भत्ते 3,000 मिलते हैं एट ए टाइम पर, मगर इसको कब बढ़ाया गया और कौन से सन में बढ़ाया गया, कितना किया गया? देखिए भारत के प्रधानमंत्री के व्यय विषयक भत्तों को संसद द्वारा कब एवं कितना किया गया? 2001 में 2,500 कर दिया, या 2002 में 3,000 कर दिया, 2001 में 3,500 रुपये कर दिया गया, 2001 में 3,000 रुपये कर दिया गया। तो दोस्तों 3,000 है, ये चीज़ तो कन्फर्म है क्योंकि मैं ऊपर ही बता चुका हूँ व्यय भत्ता। तो 3,000 है, और किया कब गया था दोस्तों? 2001 में 3,000 रुपये किए गए थे, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर चौथा बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। वह कौन दोस्तों? यहाँ पर वह प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधा आदि भी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। असत्य पूछ रहा है। देखिए असत्य कथन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। बिल्कुल दोस्तों, मंत्रिपरिषद चुनती है जो भी प्रधानमंत्री बना जाता है। प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है व उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती, ये बात आप ही गलत है दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। ओके दोस्तों, देखिए किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे प्रधानमंत्री भरने के लिए स्वतंत्र होता है। दोस्तों अगर कोई मंत्री है उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है तो वहाँ एक रिक्तता उत्पन्न होती है, उसे प्रधानमंत्री द्वारा भरा जा सकता है। परंतु अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो वहाँ जो रिक्तता उत्पन्न होती है वो शून्यता उत्पन्न होती है, जो उसके कारण मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 14वां, नीचे वर्णित प्रधानमंत्री की शक्तियों में से, किसकी शक्तियों में से? नीचे वर्णित प्रधानमंत्री की शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में प्राप्त शक्तियों से भिन्न है? यानी प्रधानमंत्री को काफी क्षेत्रों में शक्तियां प्रदान हैं और उसमें से मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां दी गई हैं, उससे भिन्न कौन सी शक्ति है ये छांटनी है आपको। देखिए वह मंत्री नियुक्त करने व दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।
देखिए मंत्री की नियुक्ति हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और दल के जितने व्यक्ति होते हैं उनकी सिफारिश भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी करते हैं। और देखिए राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, यानी नियुक्त करने का कार्य किसका है, राष्ट्रपति जी का है, और सिफारिश करने का कार्य किसका है, प्रधानमंत्री जी का, जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये जो शक्ति आती है आपके प्रधानमंत्री की, ये आपके मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्ति के अंतर्गत ही शामिल है। पॉइंट दूसरा देखिए, वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने एवं राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। आपकी ये जो शक्ति है प्रधानमंत्री के पास, ये भी मंत्रिपरिषद के संबंध में ही शक्ति है। अब देखिए वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल दोस्तों, तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब देखिए वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों ये जो शक्ति यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री की, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री को जो शक्तियाँ प्राप्त है उसके अंतर्गत नहीं आती है। दोबारा सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त है उसके अंतर्गत आपकी ये वाली शक्ति नहीं आती है। ओके दोस्तों, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये बात सही है, परंतु दोस्तों ये उसकी अन्य शक्तियों में आती है। कौन सी शक्तियों में आती है? अन्य शक्तियों में आती है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। परंतु दोस्तों अब प्रश्न यहाँ पर आएगा, फिर राष्ट्रपति कौन होता है? प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं का। और प्रधानमंत्री वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। उम्मीद है यहाँ पर आप मेरी बात की गंभीरता को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 में। पर देखिए राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को संसद के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? देखिए किसके संबंध में पूछ रहा है? संसद के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? देखिए 16 का देखते हैं। पहला देखते हैं, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देना। देखिए भारत के प्रधानमंत्री को संसद के संबंध में ये शक्ति हासिल है कि वो भारत के संसद के सत्र को कभी भी बुला सकता है और कभी भी सत्र अवसान यानी कि सत्र को समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। और यानी कि इस चीज़ का परामर्श राष्ट्रपति जी को दे सकता है, सत्र को बुलाने का और सत्र को समाप्त करने का परामर्श वो राष्ट्रपति जी को दे सकता है। संसद के संबंध में ये शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी को हासिल है। देखिए किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। दोस्तों ये शक्ति भी प्रधानमंत्री जी के पास अवेलेबल है संसद के संदर्भ में। और देखिए सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। बिल्कुल दोस्तों, प्रधानमंत्री भी व्यक्ति होता है जो सभा पटल पर सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनकी घोषणा करता है। अब देखिए कौन सी शक्तियाँ नहीं प्राप्त है? तो देखिए तीनों तो ये प्राप्त है, चौथी देखते हैं चौथी प्राप्त है या नहीं। देश के नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये शक्ति प्रधानमंत्री जी को प्राप्त है, परंतु संसद के संदर्भ में ये शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि ये उसकी अन्य शक्तियों के अंतर्गत आती है। संसद के संदर्भ में, संसद के संबंध में तो उसे 3 शक्तियाँ प्राप्त है। इस संसद के सत्र को बुलाने की और उसे सत्र अवसान करने की राष्ट्रपति को सलाह देना और लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करना राष्ट्रपति से और सभा पटल पर सरकार की नीतियों को रखना। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री खुद नहीं बुलाता है संसद के सत्र को, राष्ट्रपति को सिफारिश करता है या परामर्श देता है कि आप राष्ट्र संसद का सत्र बुलाइए और सत्र अवसान करिए। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, हमारे संविधान के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की, देखिए क्या कह रहा है, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए, किससे तुलना की जाए? अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, यह कथन किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, रैमजे म्योर जी का, सर विलियम बर्नर हार्टकोट का, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यह कथन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकारी अधिकारी है भारत का
और अमेरिका के राष्ट्रपति से जो तुलना करें किसी कार्यकारी अधिकारी की, तो भारत में उसके बराबर की क्षमता का निकल के आएगा भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में बराबर नहीं बैठेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री के संदर्भ में रैमजी म्योर ने भी कुछ कहा था। इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री होता है राज्य के जहाज का मल्लाह है। लिखना चाहते लिख लेना क्या कहा रैमजी म्योर ने। इन्होंने कहा कि राज्य के जहाज का मल्लाह है, मल्लाह जो नाव को चलाता है दोस्तों। अब देखिए सर विलियम बर्नर हार्टकोट ने क्या कहा प्रधानमंत्री के संबंध में, वो और आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है आपका तारों के बीच चंद्रमा है। क्या उपमा दी? तारों के बीच चंद्रमा की उपमा सर विलियम बर्नर हार्टकोट द्वारा दी गई थी। अब देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो आप लोगों को बता दो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। देखिए दोस्तों इसके साथ ही महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा आपको। देखिए नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। प्रधानमंत्री हमारा होता है नीति आयोग के साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद। लिखते जाना राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं तो वीडियो को बैक करके आप लोग नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां देखिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कहा है। बड़े अच्छे प्रश्न में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कहा है। देखिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कहा है। समान के बीच प्रथम, क्या कहा? समान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के प्रमुख प्रस्तर। यह कहा कि सरकार के मुखिया के रूप में वे सबसे प्रमुख है। या यह कहा कि सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों लॉर्ड मार्ले इन्होंने कहा कि समान के बीच प्रथम, क्या कहा इन्होंने? समान के बीच प्रथम और कैबिनेट रूपी चाप, चाप जो हम मारते हैं प्रकाल से अपनी, कैबिनेट रूपी चाप के प्रमुख प्रस्तर हैं। प्रस्तर यानी कि खम्भे। ये चीज आपकी लॉर्ड मार्ले द्वारा कही गई। ओके दोस्तों, देखिए इन्होंने क्या कहा, कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दूसरी बात देखिए, सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख, ये प्रधानमंत्री जी के लिए किसने कहा? कभी प्रश्न किसी से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख, ये चीज प्रधानमंत्री के लिए हावर्ड, किसने कही? हावर्ड, पूरा नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हावर्ड मैरिसन। हावर्ड मैरिसन ने कही। किसने कही? हावर्ड मैरिसन। आप लोग भी लिख लेना इनके नामों को और किसने क्या कहा। कभी भी कुछ ही पूछा जा सकता है, और ये तो फैक्ट की बातें हैं, डायरेक्ट फैक्ट और हिट के प्रश्न हैं। देखिए वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। ये चीज किसने कही? ये चीज आपके जेनिंग्स ने कही। किसने कही? जेनिंग्स महोदय जी थे, उन्होंने कही। नाम लिख लेना दोस्तों, किसने कहा था ये शब्द? जेनिंग्स। जेनिंग्स, आधा गा और सा, जेनिंग्स। जेनिंग्स महोदय जी द्वारा ये चीज कही गई थी। देखिए जेनिंग्स ने यह भी कहा था कि वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री जी की ओर जाते हैं। अब देखिए सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। ये देखिए किसने कहा? ये हमारे एक विद्वान थे एच आर जी ग्रीव्स, इन्होंने कहा था। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री टॉपिक से। अब देखिए प्रश्न नंबर 20वां, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करता है तो वो कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 78 में दिए गए, अनुच्छेद 74 में दिए गए, अनुच्छेद 75 में दिए गए, निम्न में से किसी में नहीं। तो दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 75 में दिए गए। किस में दिए गए? अनुच्छेद 75 में। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया भी हुआ है कुछ जानकारी आप लोगों को देने के लिए, पर पहले अनुच्छेद 75 के संबंध में कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये चीज आपके अनुच्छेद 75 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 75 में, कि प्रधानमंत्री की देखिए यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया।
प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? जो कर्तव्य दिए गए वो आपके अनुच्छेद 78 में दिए गए। किस में दिए गए? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जो सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में दिए गए। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में मैं बता रहा था कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 75 में दिया गया है। और देखिए इसको पूरा डिस्क्राइब करने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया। देखिए सबसे पहले तो अनुच्छेद 78 के बारे में ही बता देता हूँ जो आपके प्रश्न से संबंधित है। देखिए पहले इसके विषय में जानिए। देखिए प्रधानमंत्री कर्तव्य आते हैं अनुच्छेद 78 में। देखिए संघ की कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। कौन करे? प्रधानमंत्री। एवं संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसको देनी है? राष्ट्रपति को। ये किसके अंतर्गत आता है? 78 के अंतर्गत। अब देखिए अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या आता है। अनुच्छेद 75 में आता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके दोस्तों, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है अगर कोई गलत सलाह दे तो मंत्रिपरिषद। देखिए राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21वां। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यह अनुच्छेद आपके 75 में किया गया है, या 74 में किया गया है, या आपके 78 में किया गया है, या आपके निम्न में से किसी में भी नहीं किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, ये उपबंध आपके अनुच्छेद 75 में किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 75 में किया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने? देखिए निम्न में से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री? देखिए निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने, भारत का प्रधानमंत्री बना? देखिए ये पूछ रहा प्रश्न कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो किसी भी राज्य का तो मुख्यमंत्री नहीं था, क्या नहीं था? चीफ मिनिस्टर नहीं था, और फिर भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। ओके दोस्तों, ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये प्रश्न आपके यूपीएससी में सेम एज इट इज ही आया है। इसकी लैंग्वेज इतनी ही घुमा करके आपके प्रश्न में दी गई है। ओके दोस्तों, इसमें सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? ओके दोस्तों, तो वो आपका कौन था? मोरारजी देसाई जी थे, या चरण सिंह जी थे, या बीपी सिंह जी थे, या चंद्रशेखर जी थे, या पीवी नरसिंह राव जी थे? देखिए निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा व चौथा, दूसरा, तीसरा और पांचवा, केवल दूसरा, केवल चौथा। तो दोस्तों इसका आपका उत्तर है केवल चौथा, यानी चंद्रशेखर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे। क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। जैसे आप मोरारजी देसाई जी को देखें तो मोरारजी देसाई भी तत्कालीन मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। और देखिए चरण सिंह जी भी आपके मुख्यमंत्री रह चुके थे अविभाजित उत्तर प्रदेश के, और बीपी सिंह जी भी आपके मुख्यमंत्री रह चुके थे। और देखिए पीवी नरसिंह राव जी भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो बाकी के जो सारे नाम है ये सब लोग पहले मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बाद में आपके प्रधानमंत्री बने। परंतु एकमात्र चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे। उम्मीद है आप लोगों के प्रश्न और आंसर दोनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत का प्रधानमंत्री डैश संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, या फिर अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, या फिर दोस्तों अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो देखिए दोस्तों
मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, पूर्णतः स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि स्वयं विवेक के प्रयोग करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थी। ये भी आपका ऑप्शन गलत दे रखा है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। आपका एक ही ऑप्शन सही है और ये प्रश्न भी आपका यूपीएससी प्री में पहले पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 24वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, यानी चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। या जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। ओके दोस्तों, जहाँ से राहुल गांधी खड़े होते थे और हार गए इस बार। या फिर देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल पहला और तीसरा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 24वें प्रश्न का आपका सही उत्तर है पहला और तीसरा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, यानी कि चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1997 में पद पर नियुक्त हुए थे। ये बात भी आपकी सही है, यानी कि यहाँ पर आपका पहला और तीसरा दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका आज का प्रश्न नंबर 25वां, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर पूछ रहा है। आपका पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 74। ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। सेकंड ऑप्शन पहला, तीसरा और पांचवा। थर्ड ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। फोर्थ ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में सारे अनुच्छेदों की जो डिस्कशन है हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर देता हूं। इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा, यानी कि अनुच्छेद पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कि पहले में अनुच्छेद 75, तीसरा अनुच्छेद 78 और पांचवा आपका 74। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को मोटे तौर पर संविधान में इनका निर्धारण किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आज के 26वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो दोस्तों 26वें प्रश्न का उत्तर आप लोग बता ही देंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा ही एक अच्छा प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री का पद, क्या पूछ रहा है? भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, उपयुक्त सभी सत्य हैं, असत्य हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोग बताएं, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? संविधान द्वारा गठित है या परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक पर गठित है या उपयुक्त सभी असत्य हैं? यानी कि सारे ऑप्शन जो दे रखे वो गलत हैं। तो बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान द्वारा गठित है। ओके दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है मैंने लास्ट में। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पद से हटाने के लिए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, या फिर वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या वे उच्च सदन में वक्तव्य नहीं दे सकेंगे, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली एक ऑप्शन सही है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सारे बेहतरीन प्रश्न प्रधानमंत्री से संबंधित मैंने लिए हैं और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जो आपके पेपर में आने से चूक जाए। और सारी की सारी तैयारी हम यहाँ पर यूपीएससी आईएएस प्री की आपको हिंदी में करवा रहे हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि एक चैनल ऐसा है जो हमें यूपीएससी आईएएस प्री की पूरी तैयारी पूरी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।